बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज यूनिट 7 पढ़ रहे हैं, जिसका रिमेनिंग चैप्टर्स पढ़ रहे हैं हम, और इसका नाम है मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर एंड कंपाउंड को मैंने समझा दिया था कि मिक्सचर क्या होती है और कंपाउंड। आज थोड़ा बहुत फिर रिवाइज करती हूँ कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर वो सब्सटेंस है या वो चीज़ है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाए, केमिकली ना हो बल्कि ऐसी फिज़िकली हो, तो उसको हम मिक्सचर कहेंगे। यानी और इसके कंपोनेंट्स को भी इजीली जो है सेपरेट भी किया जा सकता है मिक्सचर के कंपोनेंट्स को। और मज़ीद इसकी खसूसियतें हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स जो है, यानी इसके मिक्सचर में जो भी सब्सटेंसेस मौजूद है उसके मॉलिक्यूल्स जो है आपस में केमिकली कंबाइन नहीं होती, यानी इसमें कोई बॉन्डिंग वगैरह नहीं होती है, बल्कि ऐसे जस्ट मिक्स कंबाइन किया हुआ होता है। और कंपाउंड क्या होती है? कंपाउंड वो सब्सटेंस होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है केमिकली तौर पर कंबाइन हो जाए, यानी उसके मॉलिक्यूल्स जो है बाकायदा आपस में बॉन्डिंग करें और इसको इजीली इसके सब्सटेंसेस को यानी उसके कंपोनेंट्स को इजीली आप ब्रेकअप नहीं कर सकते, यानी सेपरेट नहीं कर सकते हो। अच्छा, जब मिक्सचर जो है इजीली सेपरेट किया जा सकता है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस मिक्सचर को कैसे, किन तरीक़ों से आप सेपरेट कर सकते हैं, यानी इसके कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यूज़ होती है, जिसमें नंबर 1 है फिल्ट्रेशन, फिर एवापोरेशन, नंबर 3 है सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन, नंबर 4 है डिस्टिलेशन और एंड क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, मिक्स सेपरेशन एंड टेक्निक्स फॉर मिक्सचर, ये वैसे तो प्रैक्टिकली ही किया जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रीडिंग करके दिखाऊंगी कि आपने जो है तो आपको यहाँ पर आपके लेसन में जो भी मुश्किल वर्ड्स आपको लगता है वो आप जो है इससे अपनी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त कर सकें। अच्छा, सेपरेशन टेक्निक्स फॉर मिक्सचर. Mixture can be separated into their components. For this purpose, various techniques have been designed, some of which are given below. Number 1, that is filtration. The filtration technique is used to separate insoluble solids from liquids. Insoluble solids क्या है? यानी वो solids जो कि किसी लिक्विड में हल ना हो, यानी उसको आप जब उसमें मिलाए, जब सॉलिड्स को लिक्विड में मिलाए तो वो अलग अलग ही रहेंगे, मिक्स नहीं होंगे. This method uses filter paper and funnel to separate the components of a mixture. Filter paper is fixed in a funnel and a mixture is poured on filter paper. Filter paper does not allow the insoluble solids to pass through. Whereas the liquid will pass through it, the solid which is trapped on filter paper is called the residue. And while the liquid which has passed is called filtrate. For example, if we have a mixture of sand and water, the sand particles will be trapped on filter paper while the water will pass through it. ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाऊंगी कि फिल्ट्रेशन कैसे यूज़ होता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जो है इसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दूंगी। अच्छा, यहाँ पर आपके बुक में जो पिक्चर है, ये हमारे पास एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क है। फ्लैट बॉटम फ्लास्क, ये जो आपने पहले चैप्टर में इनके इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो इसमें ये भी एक इक्विपमेंट था कि फ्लैट बॉटम फ्लास्क लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है। ये सारे के सारे लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है। ये एक बीकर है और ये एक फनल है। फनल में फिल्टर पेपर रखा जाता है, एक ऐसा पेपर जिससे आप अगर ऐसे लिक्विड को डाला जाए जिसमें मुख्तलिफ मटेरियल्स मौजूद हो या मुख्तलिफ इनसॉल्युबल सॉलिड मौजूद हो, जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपने इसमें मट्टी या रेत के ज़र्रात मौजूद है, अगर उसको फ़िल्टर करना चाहे तो आपने फनल पर जो है पहले फ़िल्टर पेपर रखेंगे और फिर इस पर जो है पानी को डालेंगे, तो उसके सैंड पार्टिकल या जो है मिट्टी के ज़र्रात वो इसी फ़िल्टर पेपर में रहेंगे और पानी जो है प्योर होकर फ़िल्टर पेपर से पास होकर नीचे फ्लास्क में
जमा हो जाएगा। तो ये पानी जो अब हमें मौसूल हुआ है इसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे, और जो ये फिल्टर पेपर में जो सैंड पार्टिकल्स या मिट्टी के ज़रात है इसको हम रेजिड्यू कहेंगे। इसको बाकायदा मैं करके दिखाऊंगी। मैं आपको एक गंदा पानी जो है, जैसे कि यहाँ पर एक गंदा पानी या पोल्यूटेंट वाटर है, तो इसको मैं फ़िल्टर करके दिखा रही हूँ। ये फ़िल्टर करने के लिए हमारे पास मौजूद होना चाहिए एक फ़नल, इसको ये फ़नल है, और 2 गिलास वाटर, एक फ़िल्टर पेपर चाहिए। फ़िल्टर पेपर में आप फ़िल्टर पेपर को हम इस फ़नल में रख देंगे, और इस गंदे पानी को मैं इसमें डालूँगी। पहले भी डाल दिया। आप देखेंगे कि जो इसमें सॉलिड पार्टिकल है या जो गंदा मटेरियल है वो फ़िल्टर पेपर रह जाता है, जबकि नीचे जो है यहाँ से जो है आपको साफ पानी टिप टिप करके गिर रहा है। यानी अब ये जो गंदा मटेरियल यहाँ पर रह गया है, ये इसको अब हम रेजिड्यू कहेंगे, या जो गंदा सॉलिड मटेरियल है ये रेजिड्यू है, और नीचे जो पानी थोड़ा सा साफ होकर आ रहा है तो ये फिल्ट्रेट पानी है। अच्छा, यहाँ पर हम चूँकि मेरे पास इतना बेस्ट क्वालिटी का फ़िल्टर पेपर नहीं है, तो इसलिए पानी थोड़ा गदला या नज़र आ रहा है, यानी थोड़ा बहुत अभी भी इसमें इम्प्योरिटीज़ मौजूद है। लेकिन अगर हम बेहतरीन क्वालिटी के फ़िल्टर पेपर लेंगे तो यहाँ से साफ़ पानी निकलेगा। ये फिर उसके बाद फिर हम इसको फिल्ट्रेट पानी कहेंगे। घरों में भी फ़िल्टर मशीन लगाया जाता है ताकि इससे ग्राउंड वाटर के पानी को फ़िल्टर करके निकाला जा सके, यानी साफ़ पानी हासिल कर सके। तो यहाँ से जो है फ़िल्टर मशीन में जो ग्राउंड वाटर आता है तो ये उसके सॉलिड पार्टिकल्स को यहाँ पर जज़्ब कर लेता है, और यहाँ से नलके से साफ़ पानी निकालता है। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पर बच गए, जहाँ पर जो आपको ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये वो रेजिड्यू है, यानी जो पोल्यूटेंट मटेरियल, ये जो गंदा मटेरियल जो पानी में मौजूद था वो यहाँ पर है, जिसको हम अब रेजिड्यू कहेंगे। और नलके से जो पानी आ रहा है अब उसको हम फिल्ट्रेट पानी कहते हैं। टेक्निक है एवापोरेशन। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। Evaporation involves heating the mixture till all the liquids evaporate, leaving behind the solids as a residue. For example, when a mixture of salt and water is heated, the water will evaporate, eventually leaving salt behind. अच्छा, ये एवेपोरेशन का प्रोसेस उस वक्त किया जाता है जब पानी में कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जो कि टोटली पानी में हल हुआ हो, यानी सॉल्युबल सॉलिड्स हो। जैसे फ़र्ज़ करें अगर पानी में अगर आप नमक मिलाएं या सॉल्ट वगैरह मिलाएं तो वो इजीली जो है पानी में मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। इसी तरह शुगर जो है वो भी सॉल्युबल सॉलिड्स है, वो भी हल हो सकता है। इसी तरह कुछ और जो है सॉलिड्स होते हैं जो पानी में हल होते हैं, इसको हम कहेंगे सॉल्युबल सॉलिड्स। अगर जैसे इस पानी को, इस मिक्सचर को जिसमें सॉल्युबल सॉलिड्स मौजूद हो, उसको अगर हीट किया जाए तो उसमें से पानी के जो बखारात है या पानी के जो वेपर है वो ऊपर निकलेंगे, उसको किसी कंटेनर में महफूज किया जाता है, और जो है डिश में जो है वो सॉल्ट या शुगर जो भी हो उसकी पार्टिकल्स जो है इसी बॉटम में रह जाएगा। तो इसको जो साल्ट जो है हीटिंग के बाद जो बाकी फ्लास्क में रह गया है उसको हम रेजिड्यू कहेंगे, और यह वाटर जो है ख़ुद एवपोरेट होकर किसी कंटेनर में महफूज हो जाएगा। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। अभी मैं आपको वो एवापोरेशन की एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने एक इलेक्ट्रिक केटल ली है और एक बोतल ली है, और इसमें एक स्ट्रॉ जिसको मैंने इसका एक सिरा जो है बोतल से और दूसरा सिरा मैंने इस केटल से कनेक्ट कर दिया है। इसमें मैंने पहले से ही पानी डाल दिया। अभी मैं इसमें नमक डालूँगी, चूँकि नमक जो है वो सॉल्युबल सॉलिड होता है, यानी सॉल्युबल सॉलिड्स का मतलब यानी ये पानी में इजीली हल हो सकता है। जब ये पानी में हल हो जाएगा तो हम फिर दोबारा इस पानी और नमक को कैसे अलग करेंगे वो हम एवापोरेशन के तरीके से हम इसको अलग करेंगे। और मैंने इसको ऑन कर दिया है। ये अब जैसे पानी उबलेगा तो आप फिर देखेंगे कि पानी की जो बर्ड वेपर है वो इस स्ट्रॉ से होती हुई बोतल में जमा हो जाएंगे। तो नीचे जो है इसके अंदर जो है वो सॉल्ट रह जाएगा।
सॉल्ट केटल में ही रहेगा और पानी जो है इस बोतल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस वैसे तो ये थोड़ा बहुत अभी थोड़ा वाटर वेपर बनना शुरू हो गए। इसको पानी में हल होने ट्रांसफ़र होने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको इस आसपास इसके जो है वाटर वेपर जो है वो ज़ाया भी हो रहे हैं, लेकिन खैर पानी में भी जमा हो बोतल में भी जमा हो रही है। देख ले कि बोतल में जैसे इसके जो है वाटर वेपर जमा होने शुरू हो गए हैं। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि पानी में जो है वाटर वेपर जमा होने शुरू हो रहे हैं। इसी तरह ये बॉईल करते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पानी सारा पानी बोतल में ट्रांसफ़र हो जाएगा और सॉल्ट जो है इस केटल में बच जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि वाटर वेपर जो है वो अब पानी में तब्दील होना शुरू हो रहे हैं। वाटर वेपर पानी की जो है गैस फॉर्म होती है, यानी गैस की शक्ल में पानी जो है वाटर वेपर कहलाता है। जब ये वापस आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाते हैं तो वापस पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। देख ले इसमें पानी है। इसी तरह करते रहेंगे तो ये जो है एक पानी जब खुश्क हो जाएगा अंदर नीचे इसके सॉल्ट जो है बच जाएंगे। अच्छा, पानी अब मुकम्मल खुश्क हो चुका है और जो है साल्ट जो है केटल के पेंदे में बच गया है, जिसको आप देख सकते हैं कि जो है केटल है और पानी जो है तकरीबन जो है ये इस बोतल में जमा हो गया है। ये इस तरीके में एवापोरेशन और डिस्टिलेशन तकरीबन एक ही जैसा ही होता है, लेकिन डिस्टिलेशन जो है दो लिक्विड्स के दरमियान होता है, जिसमें दोनों लिक्विड्स आपस में सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल मतलब कि आपस में जल्दी से वो मिक्स हो जाता है। तो डिस्टिलेशन के प्रोसेस में उस दूसरे सॉल्युबल लिक्विड्स को अलग किया जाता है, जबकि एवापोरेशन के प्रोसेस में एक सॉल्युबल सॉलिड्स होता है और एक लिक्विड होता है, जिसको सॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से अलग किया जाता है एवापोरेशन के ज़रिए। अच्छा, यहाँ पर जो पानी हमें वसूल हुआ है ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्योर डिस्टिल वाटर है। इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ या कोई गंदा चीज़ नहीं है। केटल के पेंदे से मैं आपको दिखा सकती हूँ ये सॉल्ट जो बच गया है। आपको ये सॉल्ट आपको साफ नज़र आ रहा है, जो कि इसके बॉटम में बच गया है, जिसको अब हम रेजिड्यू कहेंगे। और जो पानी जो है बॉटल में चला गया है उसको हम फिल्ट्रेट पानी कहेंगे। तीसरी टेक्निक है सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। सेडिमेंटेशन का नाम आपने जो है सोशल स्टडीज़ में जब मैं रॉक्स पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने एक टाइप पढ़ी थी जिसका नाम था सेडिमेंट्री रॉक्स। तो मैंने समझा दिया था कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं। तो ये पानी की जो है प्यूरिफिकेशन या भी कोई मिक्सचर जो है इसकी प्यूरिफिकेशन भी इसी तरह सेडिमेंटेशन के ज़रिए भी किया जाता है। ये भी एक प्रोसेस है पानी को साफ़ करने का या किसी भी मिक्सचर को साफ़ करने का। अच्छा, sedimentation and desentation methods are used to separate insoluble substances which are heavier than the liquids. The process of sedimentation involves the setting of heavier components of mixture as sediments on bottom due to gravity. इसमें भी आपको जो है ये भी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे अगर आपने एक बीकर में पानी के एक ऐसा पानी लिया जो कि जिसमें पानी मिट्टी के ज़रात हो और एक ऐसे सब्सटेंसेस यानी जो पानी में हल ना हो, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस मौजूद है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं कि जो है पानी को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं ताकि इसमें जो भी पार्टिकल या जो भी सब्सटेंसेस पानी से हैवियर हो, यानी पानी से उसका वज़न ज़्यादा हो, तो वो आहिस्ता 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 इसे बीकर के बॉटम में बैठ जाएगा।
ये आहिस्ता आहिस्ता क्यों बैठ जाएगा? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी ज़मीन के अंदर एक ऐसी कशिश होती है जो कि चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो जिस चीज़ का वज़न सबसे ज़्यादा होता है वो पहले जो है नीचे बैठ जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ खींच जाता है। या अच्छा, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो मिट्टी के ज़रात है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके बॉटम में बैठ जाएगा और वो जो है बाकी जो है पानी ऊपर रह जाएगा। तो इस तरह ये एक तरीक़ा है पानी को साफ़ करने का। इसी तरह एक और तरीक़ा है जिसको हम कहेंगे डिसेंटेशन। इन डिसेंटेशन द लिक्विड इज़ ट्रांसफर्ड टू अनदर बीकर लीविंग बिहाइंड सेडिमेंट्स एट बॉटम। इसमें इस तरीक़े में यह होता है कि ये चूँकि दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब आप इसको क्या करेंगे कि इसमें जो है ये जो पानी जिसमें इसका जो मिट्टी के ज़रात जो नीचे बैठ गए यानी सेडिमेंट होकर रह गए हैं, तो अब इसको आहिस्ता आहिस्ता आप किसी और फ्लास्क या बीकर में डालेंगे या पोर करेंगे, तो जो है इसकी जो है मिट्टी के ज़रात इसी बीकर में रहेगा और जो है पानी दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये है इनसॉल्युबल सॉलिड्स के लिए जो कि पानी में मौजूद हो। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है डिसेंटेशन का प्रोसेस दो लिक्विड्स के दरमियान भी हो जाते हैं। कैसे लिक्विड्स? एक ऐसा लिक्विड जो कि आपस में आसानी से मिक्स ना हो, यानी इनसॉल्युबल लिक्विड्स। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि एक बीकर में आपने पानी भी डाल दिया है और ऑयल भी डाल दिया। अब अगर आपने इस पानी में से ऑयल को निकालना हो तो आपने क्या करना है कि आहिस्ता से इसको जो है दूसरे बीकर में आहिस्ता आहिस्ता से डालेंगे। तो पानी ऑयल चूँकि ऑयल का वज़न जो है पानी के वज़न से हल्का होता है, इसलिए वो पहले जो है दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र हो जाएगा और पानी जो है नीचे रह जाएगा। इस प्रोसेस में बहुत स्लोली प्रोसेस है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऑयल के साथ पानी भी ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन अगर इसी तरह ये प्रोसेस आहिस्ता करते रहें तो ये सिर्फ एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके पास सिर्फ ऑयल रह जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। This process can also be used for two insoluble liquids. For example, oil and water. Oil will float on the surface of the water and can be poured into another beaker, leaving the water behind. अच्छा, ये मैं साफ करने का एक और तरीका सेडिमेंटेशन होता है, जिसमें हम जो पानी को ऐसे थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं और इसमें जो मटेरियल इनसॉल्युबल होता है, यानी जो सॉलिड पार्टिकल इन पानी में हल नहीं होता है लेकिन पानी से हेवियर होता है, यानी पानी से भारी होता है, तो वो जो है आहिस्ता आहिस्ता फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से बॉटम में बैठ जाता है। ये जैसा कि आप कप के बॉटम में आप देख रहे हैं, ये एक सेडिमेंट्स है लेयर है। तो इस तरह इसकी एक किस्म ये सेडिमेंटेशन है जिससे पानी को साफ़ किया जा सकता है। लेकिन जो है बाद में इसके दूसरे हिस्से को फिर मज़ीद दूसरे तरीक़ों से पानी को साफ़ किया जा सकता है। पानी को साफ़ करने का एक और तरीका डिसेंटेशन का होता है, जिसमें हम दो लिक्विड वाटर को हम आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कप में या दूसरे कंटेनर में पोर करते जाते हैं, यानी उसमें डालते जाते हैं। कोशिश करते हैं कि इसकी जो है सेडिमेंट के जो सॉलिड पार्टिकल है वो जो है दूसरे कप में ना आ जाए। इस तरीके को हम डिसेंटेशन कहते हैं। अच्छा, ये जो है चूँकि ये इनसॉल्युबल यानी जो मटेरियल्स में मौजूद है वो पानी में हल पजीर नहीं है, जिसको हम इनसॉल्युबल कहते हैं। ये सॉलिड मटेरियल के लिए होता है। इसी तरह हम लिक्विड मटेरियल के लिए भी, जब दो ऐसे लिक्विड मटेरियल जो एक दूसरे में हल ना हो, यानी दो इनसॉल्युबल लिक्विड को भी हम इसी तरह साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये हमारा पानी थोड़ा बहुत साफ़ हो गया है और इसके जो सेडिमेंट्स वगैरह है ये इस कप में रह गए हैं। तो ये है डिसेंटेशन प्रोसेस दो इनसॉल्युबल लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल करूँगी। दो इनसॉल्युबल लिक्विड्स क्या है हमारे पास? एक ऑयल है, ऑयल भी एक लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बॉटल में ना तो ऑयल पानी के साथ मिक्स हो रहा है, ना ही पानी ऑयल के साथ मिक्स हो रहा है। ऑयल चूँकि पानी से जो है लाइटर है, इसलिए वो ऊपर तैर रहा है। तो इसलिए हम जो है डिसेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए ऑयल को दूसरे बॉटल में ट्रांसफ़र करेंगे। कोशिश करेंगे कि सिर्फ ऑयल जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है कोशिश करेंगे कि इसका ऑयल ही दूसरे बॉटल में ट्रांसफ़र हो सके। अभी आप देख सकते हैं कि अब ऑयल की मकदार थोड़ी बहुत कम हो गई है पहले के मुकाबले में। इसी तरह अगर हम आहिस्ता 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 ये प्रोसेस करते रहे तो जो है स्लोली ऑयल जो है दूसरे बॉटल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। देख सकते हैं कि ऑयल जो है दूसरे बोतल में इसको बहुत
आहिस्ते से, ताकि इसका पानी जो है दूसरे बॉटल में ट्रांसफ़र ना हो सके और इसका सिर्फ लिक्विड मटेरियल ट्रांसफ़र हो। ये आप देख रहे हैं कि ये लिक्विड अब जो है बॉटल में दूसरे बॉटल में ट्रांसफ़र हो रहा है। और अगर ये पानी साथ साथ भी हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए पानी को आप सेडिमेंटेशन के ज़रिए का प्रोसेस पर अप्लाई करने दें, ताकि पानी नीचे बैठ सके और जो है लिक्विड मटेरियल यानी ऑयल का जो पार्टिकल है वो बाहर ऊपर खड़ा हो सके। आपके घरों में आपकी अम्मियाँ भी इसी तरीके से अक्सर जो है खाना पकाते हुए अगर उससे ऑयल जो है ज़्यादा हो जाए देग में, तो वो भी डिसेंटेशन के ज़रिए अक्सर जो है इस तरह जो है ऑयल को अलग करते हैं देग में से। अच्छा, जब चावल धोने बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है चावल या दालों वगैरह को भी डिसेंटेशन के तरीके से साफ़ करते हैं। या अगर डिसेंटेशन का प्रोसेस मज़ीद देखना हो तो जब आपके पास घर में यखनी पकाया जाता है, चूँकि उसमें भी लिक्विड पानी और जो है ऑयल ज़्यादा होती है, तो उसका जो ऑयल निकालने के लिए इसी तरह डिसेंटेशन का प्रोसेस अप्लाई किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में ऑयल आ गया है। पानी की मकदार कम है, ऑयल की मतलब पहले के मुकाबले में पानी कम है और जो है ऑयल ज़्यादा है। इसी तरह करते रहेंगे तो एक बोतल ऐसी आएंगी कि जिसमें पानी की जो है मकदार कम से कम होती जाएंगी और ऑयल की मकदार ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएंगी। इसको हम कहते हैं डिसेंटेशन। अच्छा, मिक्सचर की कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का जो चौथा तरीका है वो है डिस्टिलेशन। इस टेक्निक में क्या होता है, दिस सेपरेशन टेक्निक्स इज़ यूज टू सेपरेट द टू soluble liquids on the basis of their differences in their boiling points. When mixture is heated, the liquid that boils earlier changes into vapor that is collected in another flask, where the vapor is condensed back to the liquid form at a lower temperature. This distillation process is widely used in oil refineries to obtain petroleum products. It is also used to purify water. अच्छा, डिस्टिलेशन का प्रोसेस ये भी एवेपोरेशन की तरह मिलता जुलता है। इस प्रोसेस में भी फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर जो सॉल्युबल लिक्विड्स मौजूद है, यहाँ पर दो लिक्विड्स हैं जो कि आपस में टोटली मिक्सअप हुआ है। तो इसमें उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होने की वजह से इसको हीट किया जाता है, ताकि एक ऐसे बॉइलिंग पॉइंट्स पर अगर पानी जो है जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएंगे तो वो वाटर वेपर की सूरत में उससे अलग हो जाएंगे, जिसको उसको वाटर वेपर को अलग फ्लास्क में इकट्ठा किया जाता है। तो और जो है बाकी जो है उस दूसरे फ्लास्क में जो दूसरा लिक्विड है वो रह जाएगा। ये तरीक़ा अमूमन जो है पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ में यूज़ किया जाता है, ताकि इससे जो है हमें प्योर वाटर मिल सके और जो है पानी में जो भी ऑयल वगैरह मौजूद हो वो अलग हो सके। सेपरेशन टेक्निक्स का जो लास्ट तरीका है वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी ये ज़रा जो है इसको प्रैक्टिकली कराना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास उतना ये सब मटेरियल नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी किसी वीडियो के ज़रिए समझाऊंगी। पहले अभी रीडिंग करेंगे। क्रोमेटोग्राफी इज़ ऑल्सो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर्स। इन दिस टेक्निक्स स्पेशल फिल्टर पेपर इज़ यूज्ड ऑन विच डिफरेंट components travel on basis of their capacity to get attracted to paper. Different components or substances travel at different speeds on paper and appear at different locations. It happens due to differences in particle size of dissolved substances. This process is carried out by placing a small drop of ink or dye mixture on filter paper. Filter paper is suspended in a beaker containing water or any other liquid depending on ability to dissolve components of a
of the mixture. The water will travel along filter paper, separating different components of the ink or dye at different location on filter paper. ये तरीक़ा जो है इसमें मखसूस जो है फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है जिस अगर मुख्तलिफ़ जो है इसमें पार्टिकल मौजूद हो, जैसे मुख्तलिफ़ पानी में मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स मौजूद हो, तो वो जो है इस फ़िल्टर पेपर पर अट्रैक्ट हो जाएगा। वो इनके अट्रैक्टिंग होने की वजह ये है कि जिस सब्सटेंस के या जिस कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स छोटे से छोटे होंगे वो इजीली जो है वो मूव करके इस फ़िल्टर पेपर पर जमा हो जाएगा, जबकि जो है बाकी जो है बड़े साइज़ के पार्टिकल्स वाले कंपोनेंट्स वो बाद में मुख्तलिफ़ लेवल्स पर इस फ़िल्टर पेपर पर जमा हो जाएगा। तो इस तरह बाकी जो है हमारे पास जो है एक प्योर फॉर्म में वाटर महफूज हो जाएगा। तो ये आज की जो है कंपोनेंट्स। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी जो है अमूमन जो है मेडिकल फील्ड्स में यूज़ हो जाता है, यानी जो है लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में, जो मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ है वहाँ पर जो है यूरिन एंड ब्लड सैंपल्स को इसी क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए उसके जो है मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जा सकता है, ताकि उससे से मुख्तलिफ़ जो है जैसे ब्लड के सैंपल्स है उसमें जैसे रेड ब्लड सेल्स देखना हो तो उसके इसी फिल्टर पेपर के ज़रिए उसके रेड ब्लड सेल्स को चेक किया जाता है। इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स को अलग चेक किया जाता है और उसके दूसरे प्लाज्मा वगैरह को भी इसी तरह चेक किया जा सकता है। तो ये आज की जो है लेसन ख़त्म, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गए होंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।